हेलो दोस्तों, शिक्षा विद्रूपा में आप सभी का स्वागत है। टीआरई 4 वाले बच्चों के लिए जो यहाँ पर जीके जीएस की सीरीज चलाई हुई है। आज इस सीरीज में करेंगे टीआरई 1 के पीवाईक्यू, जिसमें जीके जीएस के सभी क्वेश्चन को करेंगे और इस सेट हमारा तीसरा है। इससे पहले 2 सेट हम कर चुके हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हमारे तीसरे सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर जो हमारा पहला कथन है ये गलत है, क्योंकि ये लिखी नहीं थी राजेंद्र प्रसाद जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ऑप्शन बी भी आपका गलत है, इसका आंसर भी जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर कथन सही हो जाएगा। अब इसके बारे में जानते हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने 1920 से 1942 तक इतिहास का उल्लेख किया। वहीं पर ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और व्यक्तित्व के दूसरे सत्याग्रह भी जवाहरलाल नेहरू थे और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे जी थी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बीपीएससी ने सही माना था, ये संशोधित आंसर की आई थी जब। अब इसके बारे में जानते हैं। चित्तरंजन दास जी की अध्यक्षता में 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में संथाल जाति ने भाग लिया था। संथाल के जो नेता थे ताना भगत ने गुलाब तिवारी के नेतृत्व में भाग लिया। हाल की जो 73वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें संथाल के साथ उराव और खड़िया जनजाति थी और साथ में 800 से अधिक किसानों ने भी भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन को चैलेंज किया और इसका सही आंसर ऑप्शन ए माना गया, तो आप उसी को मानिएगा। अब यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है, तो ये जो हमारे ऑप्शन है सारे के सारे गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। अब यहाँ पे बात करते हैं एडवोकेट ऑफ इंडिया के जो लेखक है दुर्गादास बासु है। इंडियन स्पेक्टेट के लेखक वैलेंटाइन जिरोल है। वहीं पे बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने ही भारतीय अशांति का जनक भी कहा। यंग इंडिया गांधी जी द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तो ये बुकें आपको याद करनी है। इसी के साथ यहाँ पर हमारा इसका क्वेश्चन मिस हो गया है और क्वेश्चन था 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। और इसका सही आंसर हमारा था जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में बनाई गई थी। और इसी के तहत पर स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीतिक पर इसका समावेशन भी हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से एक बुक का नाम आ जाता है। बुक काफ़ी पूछी जाती है, तो आपको मिस नहीं करनी है। जो बिहार लुसेंट है उसमें ये सारा आपको कंटेंट ऐसे ही मिल जाएगा, तो आपको बिहार लुसेंट पढ़नी है। तो क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक किसने लिखी है। और ये बहुत फेमस किताब है हमारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। अब इनकी और भी बाकी किताबें हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे इन्होंने लिखी थी बापू के कदमों में बापू, इंडिया डिवाइडेड, तो इनकी बहुत पॉपुलर किताब है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिलती है। साथ ही में इनकी जो तीसरी किताब है सत्याग्रह एंड चंपारण। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर आंदोलन का क्वेश्चन हो जाएगा, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। क्यों, चलिए जानते हैं। तो अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, जिसके समर्थन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से बिल्कुल मना कर दिया। और जिसके फेमस जिले थे दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर, पटना सहित सभी जिलों में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। वहीं पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ था, तो उसी से प्रभावित होकर चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा और इसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है। तो ये सभी आपको पता होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, अरुणा आसफ अली। अब इनको जानते हैं। तो भारत की प्रमुख महिलाओं में से एक स्वतंत्रता सेनानियों में से अरुणा आसफ अली थी, जिन्हें वयोवृद्ध महिला के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक से कांग्रेस का झंडा लहराया था। और उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में 1930, 1932, 1941 में जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन की नेतृत्व भी किया था। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर बीजी तिलक जी ने होम लीग की स्थापना 1916 में की थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा पूना।
अब यहाँ पे जो होमलिंक की स्थापना की थी 2 जनों ने की थी और अलग अलग महीने में, जैसे अप्रैल में 1916 में बीजी तिलक जी ने की थी पुणे के अंदर। वहीं पर एनी बेसेंट ने सितंबर में 1916 में मद्रास के अंदर होमलिंक की स्थापना की। जो बीजी तिलक जी का होमलिंक था वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरकार में काम करता था, और बाकी एनी बेसेंट का जो होमलिंक था वो बाकी हिस्सों में काम किया करता था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पत्रिका का क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित है? तो इसके यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है। यमुना काजी भी थे, राहुल संस्कृत भी थे, सहजानंद सरस्वती भी थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसकी जो यहाँ पर स्थापना हुई थी या बनी थी 1940 के अंदर ये आई थी। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विरोधियों में केवल एकमात्र मर्द थी? तो ये कहने वाले थे हुनरो। अब क्यों? क्योंकि झांसी के अंदर अंग्रेजों ने उनकी संपत्ति हड़पने के लिए युद्ध किया था और उसमें बड़ी वीरता से झांसी की रानी ने उनका मुकाबला किया, जिससे प्रभावित होकर यहाँ पर हुनरो ने कहा कि ये विरोधियों में केवल एकमात्र मर्द है। और ये घटना है 18 जून 1858 की, ग्वालियर के पास कोटा के समय। ठीक है दोस्तों, तो अब अगले यहाँ पर हमारे नारे आ जाते हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर राजनेता आ जाते हैं। तो इनको डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। जैसे गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया। लोकतंत्र बचाओ, यह नारा जनता दल का है। जोतने वालों की भूमि, ये वामा मोर्चा का नारा है। तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, ये एनटी रामा राव का नारा है। तो ये डायरेक्ट आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी, फ्रांसी तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। जो यहाँ पर प्रभावित हुआ था 1919 में द कम्युनिटी, और पूर्व के लोगों का 1920 में सम्मेलन होने का परिणाम इसी की वजह से है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की जो समस्याओं का मूलभूत कारण है? क्या वो अपनी पहचान की उपेक्षा करते हैं? और ये कहने वाले थे दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत जोर देकर कहा कि हम जो हैं अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा करते हैं और यही हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है। वो एक भारतीय राजनीतिक भी थे, एक मानवतावाद विचारधारा का समर्थन भी करते थे और उस समय भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत भी रहते थे। और ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रही हूँ, बिहार का जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 1 to 5 के लिए 24/8/2023 मेल की शिफ्ट 1 में हुआ था, और इसके बाद जो मैं कराऊंगी शिफ्ट 2 के क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांगे क्या थी? तो उनकी ये सभी मांगे थी। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर राजस्व की कमी भी बोला था, बेगाम की कहा था, और उनसे बोला था कि जो पशु को चराने की आज़ादी उन्हें दी जाए, लकड़ी इकट्ठा करने और फल इकट्ठा करने की आज़ादी उनको दी जाए। तो ये सभी उनकी मांग थी। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है? तो यहाँ पर मोंटेग्यू की बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉन्च। उसी के अंदर उन्होंने इन तीनों में शक्तियों का पूरी तरह से बंटवारा कर दिया है, और इस पुस्तक को सरकार के सिद्धांत और रचना का एक ग्रंथ भी माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्विलीनीकरण का मुख्य कारण क्या है? और इसका हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर है। बाकी ये 3 ऑप्शन है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, विस्तृत खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि की उन्नति करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षित रक्षते, और हिंदी में इसका मीनिंग है कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। और ये इसका धैर्य वाक्य है अनुसंधान और विश्लेषण विंग का, जिसकी यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाती है RA रो। ठीक है, तो ये वाक्य आपको डायरेक्ट याद करना है, रो का है। इसी के साथ इसी के बारे में यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह आंदोलन सफल भी रहा? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1928 के अंदर बारदोली सत्याग्रह का समर्थन किया था और वो सफल भी रहा था। उसके अंदर उनकी मांग थी जो वहाँ पर लगान बढ़ा दिया गया था 30% उसको कम करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह गुजरात के अंदर ये किया था सरदार वल्लभ भाई जी की नेतृत्व में और इसी के बाद उन्हें सरदार जी की उपाधि भी दी गई थी। इसी के अतिरिक्त उन्होंने 1918 में खेड़ा आंदोलन में भी वल्लभ भाई पटेल जी की मुख्य भूमिका रही थी। बाकी यहाँ कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई थी? 30% की। तो ये आपको डायरेक्ट चीज़ें याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और 1929 में एक महामंदी हुई थी तो उसका क्या सही कथन रहा था? तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर महामंदी के जो कारण रहे थे ऑप्शन ए बी सी ये सभी रहे थे और यहाँ हमारा सही जो आंसर की हम बात करते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, महामंदी में यहाँ पर जो अगर गिरावट की बात करें, जो वैश्विक व्यापार में आयात में 47 की गिरावट आई, वहाँ पर निर्यात के अंदर 49% की गिरावट देखी गई थी और इस महामंदी का सबसे ज़्यादा असर किसानों पर और काश्तकारों पर पड़ा था और ये घटना है 1929 की। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ लिया जाए अगर महामंदी कब आई थी तो 1929 आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 के अंदर। तो उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उनके 11 वरिष्ठ न्यायाधीश ने 1992 में इस आदेश को वैधता प्रदान की थी। ये केस था 13 अगस्त 1990 के अंदर और इसको चुनौती दी थी यहाँ पर इंदिरा सहनामी बनाम भारत मामला केस। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एंगल मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपी में कितने प्रतिशत का अंश है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 32% का यहाँ जीडीपी के अंदर अंश रहा था। बात करते हैं जो 1000वीं ईस्वी में है 28% अंश था और वहीं पे 17वीं शताब्दी के अंदर 24% अंश रहा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा और यहाँ पर अधिनियम है और दूसरी तरफ उनका ईयर बताना है। तो इसको हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे विशेष विवाह अधिनियम आया 1952 में, दहेज निषेध अधिनियम आया 1961 में, समान परिश्रमिक अधिनियम आया 1986 में, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व का अधिनियम आया 1986 के अंदर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माता सभा में मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिए गए थे? तो यहाँ पर सभा में मिलने से पहले जो स्वीकार गए थे तो यूनिवर्सल वैश्विक मत अधिकार भी स्वीकार कर लिया गया, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार भी स्वीकार कर लिया गया था, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का भी यहाँ पर सम्मिलित किया था। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर फिर से एक पुस्तक आपको देखने के लिए मिलेगी, द ब्यूटीफुल ट्री इंटरजेक्शन इंडियन एजुकेशन इन द एथलीट सेंचुरी किसने लिखी थी? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। धर्मपाल जी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। 1992 में उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले के कांदरा में और वे एक महान गांधीवादी विचारधारक थे, उसी के साथ इतिहासकार भी थे और राजनीतिक दार्शनिक थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से किसे आश्रित करता है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह व्यक्तियों की गरिमा भी रखता है, देश की एकता अखंडता को बरकरार रखता है, नागरिकों के न्याय उनकी स्वतंत्रता का रक्षक भी है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासिता मुकदमे से ग्रसित है? और ये कहने वाले थे NV रमन्ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी के साथ जो संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 तक यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, उनकी नियुक्ति, शक्ति, प्रक्रिया के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, एक तो आ जाता है। अब यहाँ पर हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भूमि रासायनिक चक्र नहीं है? और आप सभी को पता होगा यहाँ पर फास्फोरस चक्र नहीं होता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके
जगह पे ऑक्सीजन चक्र भी होता है, नाइट्रोजन चक्र भी होता है और कार्बन चक्र भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो ऐसा करने वाले स्वयंपोषी भी हैं, कुछ जीव भी होते हैं और कुछ जंतु भी होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ इसकी पूरी ही डेफिनेशन है और ये महत्वपूर्ण है जीवमंडल के लिए और ये खाद्य श्रृंखला के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटी तरंगदैर्घ्य होती है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर ऑप्शन बी पराबैंगनी विकिरण के पास उच्च ऊर्जा स्तर होता है और छोटी तरंगदैर्घ्य होती है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर होता है और कम तरंगदैर्घ्य होते हैं। यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पर एक्सरे की और दृश्य प्रकाश के बीच की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायन के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा, उस प्रक्रिया को जैव आवर्धन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जैव आवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला गैर बायोडिग्रेडेबल कीटाणु के संचय को जैवावर्धन कहते हैं। कीटाणु के अवशेष जैसे गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ को जीव द्वारा पचाया नहीं जा सकता और वह भोजन के साथ अगले पोषी स्तर जीवों में चले जाते हैं। अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमांत संसाधन द्वारा ये की संख्या निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों अब हमारा 94 क्वेश्चन है, मैथ्रोमोग्लोबिनोमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह रोग होता है नाइट्रेट में की अधिकता पानी के अंदर होने से। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ 95 है हमारा, पारिस्थितिक की ऊर्जा का परिवहन होता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक दिशिक। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का संगठन है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक है। अब इसके बारे में जानते हैं। परितंत्र के दो घटक होते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटकों में सभी हरे पेड़ पौधे आ जाते होते हैं, उपभोक्ता आ जाता है, अपघटक शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटकों में वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश, मृदा आदि सम्मिलित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैंडफिल में उत्पन्न होता है? और बी, मीथेन हमारा लैंडफिल से उत्पन्न होता है। इसके बारे में जानते हैं। लैंडफिल से मीथेन CH4 उत्पन्न होती है। लैंडफिल अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने से बनाए गए गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे की एक विस्तृत भंडार क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें लैंडफिल गैसें हैं। तो अगर आपको अगली बार मीथेन ना मिले तो इन गैसों के नाम आपको याद करने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल के आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? और ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, प्लांट को खाते हैं हिरन, हिरन को खाते हैं शेर और ये खाद्य श्रृंखला को पूरी करते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं की जाती और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इसमें मिस था। तो पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृत पोषी और परजीवी क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होते। प्लास्टिक के अपघटित होने में अनेकों साल लग जाते हैं, इस वजह से बीच में आपने देखा होगा प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया था। उसी की वजह से जो पॉलीथीन मिलती है वो भी बैन की गई थी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते। तो ये कोई भी, जैसे सौर ऊर्जा कार्बन में वृद्धि नहीं करेगा, पवन चक्की ये भी कार्बन उत्सर्जित नहीं करते और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करते। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आहार श्रृंखला में संख्यावित श्रृंखला को कहा जाता है, उसे बोलते हैं आहार जाल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। वैसे अभी जो हमने पढ़ा था खाद्य श्रृंखला भी पढ़ी थी। विभिन्न आहार श्रृंखला की लंबाई एवं जटिलता में बहुत अंतर होता है।
प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के आहार बनते हैं। अतः सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के माध्यम से आहार श्रृंखला संखित होती है और इसी को ही आहार जाल हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हरे पौधों से सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा डैश ग्रहण करते हैं और उससे खाद्य श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1% ग्रहण करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? और इसका सीधा सा काफ़ी आपको देखने के लिए मिला होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है और ये सबसे पहले प्रारंभ हुआ था 1975 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा वृक्षों की कटाई को बचाने के लिए। इसके अलावा गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरी देवी ने भी चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था और ये पेड़ों को बचाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मजबूत होता है। इसका सही आंसर हो जाता है स्वपोषी। तो दोस्तों आज के हमारे जीएस के लगभग हमने किए हैं 45 क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन थे टीआरई 1 के जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है उससे। अभी हमने इस पेपर के मैथ और रीजनिंग को नहीं किया है और बाकी हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जितने भी जीएस में टीआरई 1 के अंदर क्वेश्चन आए थे उन सभी को पढ़ा, उन सभी के आंसर को समझ गया और उससे 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ी और एनसीईआरटी में समझाया आपको कहाँ से ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आपको लुसेंट पढ़नी है और सिर्फ 6 to 10 तक एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे तो यहाँ पर 100% है कि आप टीआरई 4 में एक सेलेक्टेड स्टूडेंट की कैटेगरी में आओगे, ना कि एक ऐसे स्टूडेंट की जो ये कहेगा कि थोड़ी सी और मेहनत करते तो शायद हो जाता। तो बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो और ये सेशन कैसा लग रहा है जिसमें हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, अगर आपको तैयारी को बेहतर करना है तो इस सेशन को लाइक कीजिए। साथ ही में नए आए हैं तो शिक्षा विद रूपा चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना।